हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, टीजीटी पीजीटी कॉमर्स के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे वीडियो से जुड़े हुए पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका एड्रेस मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये है मेरे टेलीग्राम का चैनल, और आप अगर डायरेक्ट सर्च करना चाहते हैं तो शुभ ऑनलाइन क्लासेस सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं उन सब के पीडीएफ आपको आसानी से मिल सकते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहली अकाउंटिंग टर्म है एंटिटी। एन एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट दैट परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक एंटिटी का मतलब ये होता है कि जब भी कोई एक इकोनॉमिक यूनिट जो परफॉर्म करना चाहती है इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, तो ये जो चीज़ें होती हैं वो आपकी एंटिटी कहलाती हैं। जैसे एक टाटा स्टील का जो प्रोडक्ट है, टाटा स्टील जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जहाँ लगी हुई है, वो हमारे लिए एक एंटिटी का काम करती है। बिरला इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, ये जो कंपनीज़ हैं ये हमारे लिए एंटिटी हैं क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए परफॉर्मेंस करती हैं, यानी कुछ पैसा चाहती हैं, बिजनेस करना चाहती हैं। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसका मतलब है आर्थिक रूप से जो एक्टिविटी करती हैं उसको हम एंटिटी बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट है इवेंट्स। एन इवेंट्स इज हैपनिंग ऑन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एंटिटी, फॉर एग्जांपल यूजेस ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ प्रोडक्शन। अब मानिए यहाँ पे टाटा स्टील के कंपनी है, टाटा स्टील कोई प्रोडक्ट बनाना चाहती है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो ये जो रॉ मटेरियल होता है ये एक कंपनी के लिए इवेंट होता है। एन इवेंट इज ए हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एंटिटी। किसी भी एंटिटी के लिए ये जो इवेंट्स होता है उसको हम बोलते हैं यूजेस ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन। पॉइंट थर्ड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बिजनेस ट्रांजैक्शन। ए बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन एक्सचेंज इन विच ईच पार्टिसिपेंट रिसीव और सेक्रीफाई वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर कैश और ऑन क्रेडिट। यहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक एक्सचेंज। इसका मतलब हुआ कि हमने कोई गुड्स किसी से खरीदी होगी और उसके बदले में क्या किया होगा, पैसे दिए होंगे, या हमने रॉ मटेरियल खरीदा होगा, या तो उसका पैसा दिया होगा या उसको क्रेडिट पे खरीदा होगा। तो ये जो चीज़ें बिजनेस में होती है इसको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। फोर्थ पॉइंट है अकाउंट। एन अकाउंट इज ए समरी ऑफ रिलेवेंट ट्रांजैक्शन at one place relating to a particular head. It record not only the amount of transaction but also their effects and direction. तो यहाँ पे अकाउंट का मतलब होता है एक समरी। जैसे हम जो भी ट्रांजैक्शन जिन भी पार्टीज के साथ में करते हैं उनका एक रिकॉर्ड अपने यहाँ मेंटेन करके रखते हैं। तो ये जो रिकॉर्डिंग हम करते हैं उसको हम बोलते हैं अकाउंट। तो यहाँ पे क्या होता है, वो हमें एक डायरेक्शन देता है, पता चलता है कि हमने उनके साथ में किस किस तरीके के ट्रांजेक्शन किए हैं, कैश में किए हैं या क्रेडिट में किए हैं। तो इसको हम बोलते हैं अकाउंट्स। पॉइंट नंबर 5 है एसेट। एसेट, आपको पता है कि एसेट बिजनेस में दो तरीके की होती है, एक होती है टेंजिबल एसेट, एक होती है इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट जो दिखाई देती है, जैसे प्लांट, मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, कंप्यूटर हो गया, तो ये सब चीज़ें हमें दिखती रहती हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स ऐसी एसेट होती है जो हमें दिखती तो नहीं है, लेकिन हाँ वो कंपनी में मौजूद होती हैं, जैसे गुडविल हो गई, पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए। तो ये सब क्या है, इंटेंजिबल एसेट है किसी भी बिजनेस के लिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल की बात हो गई। टेंजिबल में दो एसेट होती है, एक होती है फिक्स एसेट्स, एक होती है आपकी करंट एसेट्स। तो करंट एसेट के बारे में हम बात करें तो करंट एसेट का सिंपल सा एग्जांपल है कि जो कैश एंड कैश के इक्विवेलेंट हो उसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स। जैसे कैश खुद एक लिक्विड फॉर्म में होता है, जब भी ज़रूरत होती है हम खर्चा कर देते हैं। इसके अलावा उसके इक्विवेलेंट कौन सी चीज़ हो सकती है, जैसे हमारा पैसा बैंक में जमा हुआ है तो वो क्या है, वो इक्विवेलेंट है, जब भी ज़रूरत होगी हम एज़ पर रिक्वायरमेंट उसको जाके बैंक से निकाल लेंगे। इसके अलावा चेक है, ड्राफ्ट है, ये चीज़ें जो हमारे पास होती है ये भी कैश के इक्विवेलेंट होती है, क्योंकि एज़ पर रिक्वायरमेंट उसको हम जाके बैंक से कैश में कन्वर्ट करवा लेते हैं। या इसको और तरीके से अगर समझें तो इसको विथिन 12 मंथ के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको अगर हम कैश में कन्वर्ट करा सकें तो वो हमारे लिए करंट एसेट्स होती हैं। यहाँ पे लिक्विड एसेट की बात करें तो लिक्विड एसेट ही एक पार्ट है करंट एसेट के लिए। तो लिक्विड एसेट यानी क्विक एसेट जिनका कन्वर्जन कैश में सबसे पहले यानी 3 महीने के अंदर हो जाए वो हमारे लिए लिक्विड एसेट्स होता है। फिक्स एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जो हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, और ये टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों तरीके की हो सकती हैं। तो फिक्स एसेट्स के बारे में यही है। उसके अलावा फिक्टिशियस एसेट है।
fictitious assets either represent accumulated losses or deferred revenue expenditure not at written off till the date of balance sheet। तो यहाँ पे डिफर्ड रेवेन्यू यानी फिक्टिशियस एसेट्स हमारे ऐसे होते हैं जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस जिनका हम बेनिफिट फ्यूचर में लेना चाहते हैं जैसे एडवर्टीजमेंट हम करते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे लिए फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं। लाइबिलिटी रिफर टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज अदर देन ओनर्स फंड्स। लाइबिलिटी में बी ब्रॉडली क्लासीफाई एज फॉलो। तो यहाँ पे लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब एक कंपनी अपने एसेट को, अपनी बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए किसी थर्ड पार्टी से या किसी आउटसाइडर से जो लोन लेती है, जो पैसे इकट्ठा करती है, वो बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, क्योंकि बिजनेस को वो पैसे रिटर्न करने होते हैं। अब ये किस किस लोगों से पैसे ले सकती है? कंपनी डिवेंचर इशू कर सकती है, वहाँ से पैसे ले सकती है। कंपनी बैंक से लोन ले सकती है। कंपनी इन्वेस्टर यानी क्रेडिटर से भी पैसे ले सकती है। तो ये सब बिजनेस के लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट कर सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आती हैं। लाइबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, यहाँ पे करंट लाइबिलिटी है पहला। करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है ऐसी लाइबिलिटी जिनका पेमेंट हम बैलेंस शीट की डेट से 12 मंथ के अंदर पेमेंट कर दें, वो हमारे लिए करंट लाइबिलिटी होती है। जैसे बिल्स पेबल, ट्रेड क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये सब करंट लाइबिलिटी के एग्जांपल्स हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी जिनका पेमेंट 1 साल से ज़्यादा के टाइम होता है, जिनका पेमेंट करने में, वो सब हमारे लिए नॉन करंट लाइबिलिटी, जिनको फिक्स्ड लाइबिलिटी बोलते हैं। जो 12 मंथ से बाद यानी 12 महीने के बाद जिनका पेमेंट होता है, वो हमारे लिए नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। जैसे लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर्स, तो इस टाइप की जो चीज़ें होंगी वो हमारे लिए नॉन करंट लाइबिलिटी कहलाएंगी। लाइबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, इंटरनल लाइबिलिटीज़ एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब यहाँ पे इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब है इंटरनल लाइबिलिटीज रिफर्स टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एंटरप्राइज टुवर्ड्स ओनर्स। तो जो एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी खुद की जो लाइबिलिटी है अपने ओनर के लिए, क्योंकि ओनर ने जो पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है उस पैसे को पेमेंट करना बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये आपकी इंटरनल लाइबिलिटी हो गई। एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी रिफर्स टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज टुवर्ड्स आउटसाइडर। तो जो बाहर के जो लोग हैं जैसे क्रेडिटर हो गया, बैंक हो गया, डिवेंचर होल्डर हो गए, इन सब के जो पेमेंट है वो हमारे लिए आउटसाइडर का पेमेंट हो जाता है। कैपिटल का मतलब ये होता है कि जब एक ओनर कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है, यानी प्रोप्राइटर जब बिजनेस शुरुआत करने के लिए कुछ पैसे बिजनेस में लेके आता है, तो ये जो अमाउंट होता है वो कैपिटल कहलाता है। क्योंकि कैपिटल बिजनेस का ओनर ही लेके आता है, यानी जो उसका प्रोप्राइटर होता है वही लेके आता है। और उसका मेन रीज़न क्या होता है कि वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करे, यानी अपने कैपिटल से अपने बिजनेस में कैश लेके जाए और उससे बिजनेस को स्टार्ट करे, जिससे बिजनेस स्टार्ट हो जाए। और ये जो कैपिटल होती है ये बिजनेस की लाइबिलिटी होती है। यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया, ये अकाउंटिंग इक्वेशन की बात हुई है। इसका एक दूसरा तरीका भी है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यानी कैपिटल और लाइबिलिटी मिलके एसेट होती हैं। क्यों होती हैं ये एक बैलेंस शीट से समझ लेते हैं। बैलेंस शीट का ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारा होता है क्रेडिट बैलेंस, और ये जो एसेट वाला पार्ट होता है ये होता है डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे डेबिट वाले पार्ट में हम किसको रिकॉर्डिंग करते हैं, एसेट्स को करते हैं, और यहाँ पे करते हैं लाइबिलिटी और कैपिटल को। तो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट, तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल की बात की गई है। ड्राइंग्स एक ऐसा अमाउंट होता है जब बिजनेस का जो ओनर है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसे निकालता है। अब वो पैसे भी निकाल सकता है, गुड्स भी निकाल सकता है। तो ये जो ड्राइंग्स हुई है ये आउट ऑफ कैपिटल होती है और आउट ऑफ प्रॉफिट, दोनों तरीके से हो सकती है। तो ड्राइंग्स जब भी होगी तो बिजनेस का क्या होगा, बिजनेस में कैपिटल कम होगी यानी कैश कम होगी, लेकिन बिजनेस अगर उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकवर करता है तो ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट होता है। तो ड्राइंग्स के केस में कैपिटल कम हो जाती है। ड्राइंग्स भी हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है परमानेंट ड्राइंग जो हमारी कैपिटल को डिक्रीज करती है, और एक होती है जो परमानेंट ड्राइंग नहीं होती है, हम उसको जैसे मंथली विड्रॉ करते हैं वहाँ से, तो एक वो वाली ड्राइंग्स भी होती है। तो यहाँ पे परमानेंट ड्राइंग के केस में आपकी कैपिटल डायरेक्ट डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, इफ़ कैश ऑफ ₹10,000 एंड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 आर रिटर्न बाय द प्रोपराइटर, यानी विड्रॉल बाय द प्रोपराइटर। तो प्रोपराइटर ने जो निकाला हुआ है वो 10,000 रुपये का कैश निकाला है और 5,000 रुपये की गुड्स निकाली है। इस कंडीशन में यहाँ जो 15,000 रुपये निकले हुए हैं ये आपके ड्राइंग्स कहलाएंगे। गुड्स रिफर टू द आइटम इन विच द एंटरप्राइज डील्स इन, फॉर एग्जांपल कार, परचेज ऑफ कार डीलर,
टेबल्स एंड चेयर परचेज बाई ए परचेज फर्नीचर डीलर। तो ये सब क्या हो गई, गुड्स हो गई, क्योंकि गुड्स क्या होती है, बिजनेस में आती हैं, यानी स्टॉक, इसको हम कह सकते हैं जो परचेजेस हम करते हैं। तो गुड्स बिजनेस में आती हैं और किसके किसके थ्रू खरीदी जाती है। जैसे हमने कार खरीदा तो कार किससे खरीदेंगे, कार डीलर से खरीदेंगे। टेबल एंड चेयर खरीदेंगे तो किससे खरीदेंगे, फर्नीचर के डीलर से खरीदेंगे। तो ये जो चीज़ें आती हैं बिजनेस में वो गुड्स कहलाती हैं। The term purchase refers to the total amount of goods obtained by an enterprise for resale or use in the production of goods or rendering of services in the normal course of business। तो परचेजेस का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स, किसी भी इंटरप्राइज के लिए जो वो खरीदते हैं, और उसका मेन रीज़न क्या होता है कि उसको रीसेल करना, रीसेल करेंगे या फिर सर्विसेज रेंडर्ड करेंगे या सर्विसेज उससे प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो जब हम कोई चीज़ इस वजह से परचेज करते हैं तो वो हमारे लिए परचेजेस कहलाती है। एग्जांपल है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इन केस 100 यूनिट आर परचेज एट द रेट 2 फॉर कैश, 200 इज कॉल्ड एट द अमाउंट ऑफ कैश परचेज। तो यहाँ पे देखो हमने 100 यूनिट खरीदी हैं जिनका प्राइस है 2 रुपये, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 200 रुपये। ये जो अमाउंट है ये हमारे लिए कैश परचेज होगा, और 200 यूनिट जो हमने खरीदी है वो 3 रुपये के रेट से अगर हम खरीदते हैं राम से, तो यहाँ पे हम क्या है 600 जो आई है हमारे पास यूनिट वो कहलाएंगी क्रेडिट परचेज। तो यहाँ पे परचेज भी हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है कैश परचेज, एक होती है क्रेडिट परचेज। तो दो तरीके से हम सामान खरीद सकते हैं। अब सेल की बात करें तो द टर्म सेल्स रिफर टू द अमाउंट फॉर विच द गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड। The sales may be for cash or on credit. For example, in case 60 unit are sold at 35 per unit, 300 is called as the amount of sale। तो यहाँ पे जो सेल का मतलब है, सेल रिफर्स करती है किस अमाउंट को, गुड्स एंड सर्विसेज जो हम सोल्ड आउट करते हैं उनका मेन रीज़न क्या होता है, कैश जनरेट करना। और यहाँ पे दो तरीके की सेल हम कर सकते हैं, एक कैश में कर सकते हैं, एक क्रेडिट में कर सकते हैं। हमारे पास 60 यूनिट का कोई चीज़ है, उसको हमने 35 रुपये में सोल्ड आउट किया, तो यहाँ पे जो 300 अमाउंट है वो हमारा सेलिंग अमाउंट होगा, और इससे हमारी रेवेन्यू जनरेट होगी, यानी पैसे बिजनेस में आएंगे। स्टॉक का मतलब होता है, स्टॉक जो बिजनेस में आता है और उसका मेन ऑपरेशन क्या होता है कि हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो स्टॉक को हम कई तरीके से ले सकते हैं। जैसे एक होता है हमारा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स। 3 तरीके का स्टॉक एक बिजनेस में रखा जाता है। तो यहाँ पे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब होता है हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हम गए वहाँ से रॉ मटेरियल लेके आए। सपोज करिए हमारा सूज का बिजनेस है, तो सूज के लिए हमें चमड़ा लगता है, हम चमड़ा लेके आए, उसको मैन्युफैक्चरिंग में डाला तो वो आधा बना हुआ है, तो ये हमारा सेमी फिनिश गुड्स है, और ये बन के तैयार हो गया तो हमारे लिए फिनिश गुड्स हो गया। तो ये जो चमड़े का जो बिज़नेस मैंने बताया आपको, ये हमारे लिए स्टॉक कहलाएगा, यानी कितना स्टॉक है, कितना बन गया है, कितना अभी बनना बाकी है, या कितना अभी रनिंग है, कितना चल रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं। ट्रेड रिसीवल को हम कहते हैं ट्रेड डेटर या बिल्स रिसीवल, जिनसे हमें पैसे वसूल करने होते हैं। यानी बिजनेस ने, ये एक बिजनेस है, इसने जो अपने कस्टमर को सोल्ड आउट किया है गुड्स, और वो भी किस में, क्रेडिट में किया है। तो ये जो लोग होंगे वो हमारे लिए डेटर कहलाएंगे। ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं डेटर, एक होते हैं आपका ट्रेड बिल्स रिसीवल। बिल्स रिसीवल से हमें पैसे जल्दी मिलने की उम्मीद होती है विद इन ईयर, वो हमारे लिए बिल्स रिसीवल होते हैं। और जो हमारे लिए ट्रेड डेटर होते हैं, इनसे हमें लॉन्ग टर्म में पैसे मिलने की उम्मीद होती है। ये 1 साल के बाद की जो अवधि होती है उसको हम बोलते हैं सन्ड्री डेटर, यानी ट्रेड डेटर्स। इसके अलावा है ट्रेड डेटर्स। ट्रेड डेटर की बात करें तो द टर्म ट्रेड डेटर रिफर टू द पर्सन फ्रॉम होम द अमाउंट आर ड्यू फॉर गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। ये ऐसा इंसान होता है जिसको हमने उधार में माल बेचा हुआ या उसके लिए कोई सर्विसेज दी है, किस बेसिस पे, क्रेडिट बेसिस पे। यहाँ पे एग्जांपल, इन केस ऑफ 60 यूनिट आर सोल्ड टू मिस्टर एक्स एट द रेट 5 यूनिट ऑन क्रेडिट। तो मिस्टर एक्स को जो ट्रेड हमारे लिए ये क्या कहलाएंगे, ट्रेड डेटर कहलाएंगे। बिल्स रिसीवल, ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशन ऑर्डर इन राइटिंग गिवन बाय द क्रेडिटर टू द डेटर टू पे द डिमांड or at a fixed or determinable future time a certain sum of money or the order at a specified period to the bearer। the bill of exchange is known as bills receivable for the creditor। तो यहाँ पे बिल्स रिसीवल का मतलब होता है कि ये जो बंदा है ये हमें पैसे देगा, कब देगा, ये इसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है। अब यहाँ पे एग्जांपल समझ लो, ये मिस्टर ए हैं, इनकी अपनी शॉप है, और ये मिस्टर बी है, ये कस्टमर है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10,000 का गुड्स बेचा, किस पे बेचा है, क्रेडिट पे बेचा है।
तो यहाँ पे इनके बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट होगा जिसको बोलेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक छोटा सा बिल होगा, उसको मिस्टर ए ड्रॉ करेंगे और इस पे लिखेंगे कि आपने मुझसे उधार लिया हुआ है और इसका पेमेंट आप एक स्पेसिफिक टाइम पे रिटर्न करेंगे। इस पे ये अपनी एग्रीमेंट करते हैं, यहाँ पे साइन करते हैं और इनको रिटर्न कर देते हैं। तो ये बिल अपने पास रख लेते हैं। तो ये जो कंडीशन हुई है हमारे लिए क्या हो गई, बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि ये हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल हो गया। और ये जो पार्टी है बी, ये हमारे लिए बिल्स पेबल हो गया, क्योंकि ये पैसे देगा, इसकी जिम्मेदारी है, और ये बिल रिसीव करेंगे, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, ये हमारे ड्रॉयर कहलाएंगे। इनको हम ड्रॉयर बोलते हैं, इनको ड्रॉई बोलते हैं इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसके अलावा है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल, द टर्म ट्रेड पेबल इंक्लूडिंग ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, जिनको हमें पेमेंट करनी होती विद इन ईयर, वो हमारे लिए ट्रेड पेबल कहलाते हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स, द टर्म ट्रेड क्रेडिटर्स रिफर टू द पर्सन टू whom द अमाउंट आर ड्यू फॉर गुड्स परचेज और सर्विसेज रेंडर्ड ऑन क्रेडिट। जिनको हमने सर्विसेज, यानी हमने क्या कर रखा है कि गुड्स और सर्विसेज जो है वो परचेज कर रखी है क्रेडिट पे, या हमने उनसे सर्विसेज ले रखी है। एग्जांपल यहाँ पे है, अगर हमने 100 यूनिट परचेज की है 2 रुपये से, किससे, मिस्टर वाई से, ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पे मिस्टर वाई हमारे लिए क्या हो गए, लाइबिलिटी हो गए हैं, और ये हमारे लिए ट्रेड क्रेडिटर कहलाएंगे। बिल्स पेबल, जिसे हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कहते हैं बिल्स पेबल, और यहाँ पे मैंने अभी आपको समझाया था, ये ए वाला है, ये बी वाले है, तो ये जो पार्टी हो गई ये आपके लिए बिल्स पेबल होगी। इसके अलावा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जब कंपनी अपने कैपिटल का पैसा किसी फिक्स एसेट्स को परचेज करने में लगाती है, तो वो बिजनेस के लिए क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर एंड फिक्चर्स। तो इन चीज़ों को जब भी हम परचेज करेंगे तो वो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट हमारा पे होता है वो लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जब कंपनी अपने छोटे छोटे खर्चे करती है, जैसे डेप्रिसिएशन लगाना है लैंड एंड बिल्डिंग पे, रेंट देना है मशीन पे, रिपेयर करानी है बिल्डिंग को, और इंश्योरेंस कराना है बिल्डिंग का। तो ये जो छोटे और स्मॉल अमाउंट के जो खर्चे होते हैं ये बिजनेस के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसा एक्सपेंसेस जिसका फ्यूचर में हमें बेनिफिट मिलने वाला हो। जैसे एडवर्टीजमेंट हम कर रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट हमारे बिजनेस के लिए फ्यूचर में बेनिफिट कर सकती है। तो ये जो एक्सपेंसेस यानी एक्सपेंडिचर है वो हमारे लिए डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो ये है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है कैपिटल रिसीप्ट। कैपिटल रिसीव का मतलब होता है जब एक बिजनेस एक्टिविटी हम करते रहते हैं, वहाँ से कहीं से हमें जो पैसे मिलते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट पे मिलते हैं। जैसे हमने शेयर इशू किया तो वहाँ से पैसे आए, तो हमारे पास बड़ी मात्रा में पैसे आते हैं। तो इस टाइप की जो रिसीप्ट होती है वो हमारे लिए कहलाती है कैपिटल रिसीप्ट। हमने बैंक से लोन लिया है लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट में, वो हमारे लिए कैपिटल रिसीप्ट होगी। हमने डिबेंचर इशू किया है तो उसके बदले जो हमें पैसे मिलते हैं वो हमारे लिए कैपिटल रिसीप्ट होती है, क्योंकि वो हमारे बिजनेस में इन्फ्लो करती है और बिजनेस में पैसा बढ़ता है। तो इस टाइप का जो पैसा आता है बिजनेस, वो हमारे लिए कैपिटल रिसीप्ट कहलाता है। रेवेन्यू रिसीप्ट, हमने एक जो है लैंड एंड बिल्डिंग सोल आउट की है डीलर के, और उससे रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा था और उससे हमें इनकम अर्न हुई। हमने बैंक में पैसे जमा कर रखे हैं, वहाँ से हमें इंटरेस्ट मिला हुआ है। हमने क्या कर रखा है, हमने शेयर खरीद रखे हैं, इन्वेस्ट कर रखे हैं मार्केट में पैसे, और वहाँ से हमें डिविडेंड मिल रहे हैं। तो ये जो पैसे आते हैं वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट कहलाते हैं। एक्सपेंसेस, एक बिजनेस एक्टिविटी को चलाने में जो हम खर्चे करते हैं वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस कहलाते हैं। वो छोटे भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस टाइप की जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए हम जब बिजनेस करते हैं तो वो उसमें जो खर्च होते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। इनकम, बिजनेस में जब भी हम कोई सेलिंग करते हैं तो उससे जो पैसे हमें रिसीव होते हैं वो हमारे लिए इनकम कहलाते हैं। इनकम इज इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लो ऑफ एसेट। तो यहाँ पे एसेट अगर हमारे बिजनेस में आई तब भी हमारी इनकम होगी। डिक्रीजेज ऑफ लाइबिलिटी जब होंगी तब भी हमारे बिजनेस की इनकम होगी। तो ये जो चीज़ें होती हैं बिजनेस में वो आपकी इनकम कहलाती हैं। एग्जांपल है इसका, जैसे कमीशन हमें मिला, डिस्काउंट हमें मिला, तो बिजनेस की क्या हो गई, इनकम हो गई। नेट प्रॉफिट का मतलब है जब हमारे रेवेन्यू और गेंस अपने एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में एक्सेस होते हैं अकाउंटिंग पीरियड में, तो वो बिजनेस के लिए नेट प्रॉफिट कहलाते हैं। आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बनाया होगा। पहला जो पार्ट होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट होता है,
दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो जब भी हमारे बिजनेस में ये जो एक्सपेंसेज हैं ये अगर एक्सेस हुए तो यहाँ पे नेट लॉस हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारी इनकम है, अगर जो हमारी यहाँ पे इनकम है अगर ये एक्सेस हुई और एक्सपेंसेस कम हुए तो यहाँ पे जो अमाउंट आने वाला है वो आएगा नेट प्रॉफिट। इसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र आउट करते हैं, तो ये होता है नेट प्रॉफिट। गेंस, गेंस आर इंक्रीज इन इक्विटी। जब भी हम कोई इंसिडेंटल ऐसा कोई ट्रांजेक्शन करते हैं जिससे हमें सडनली कोई प्रॉफिट हो जाता है तो वो हमारे लिए गेन कहलाता है। जैसे एग्जांपल है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी इज़ यूजुअली कंसीडर्ड एज ऑपरेटिंग गेन। तो यहाँ पे हम जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटी को सेल करते हैं उससे हमें जो प्रॉफिट मिलता है वो हमारे लिए ऑपरेटिंग गेन कहलाता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स इज़ यूजुअली कंसीडर एज नॉन ऑपरेटिंग गेन। तो यहाँ पे हमने कोई सेल आउट किया है फिक्स एसेट्स का, उससे जो हमारी इनकम हुई है वो हमारे लिए नॉन ऑपरेटिंग गेन हो जाएगा। और इस लॉसेस हमारी इक्विटी को डिक्रीज़ करते हैं, और ये कब हो सकते हैं, जैसे हमारा इन्वेस्टमेंट मार्केट में है और उससे हमें मार्केट में हमने 1 लाख रुपए लगा रखा है हमने किसी कैपिटल में, और वहाँ से जो हमारा पैसा है वो 80,000 हो गया, तो ये हमारे बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है। हमने कोई मार्केट में पैसा जमा कर रखा है किसी चीज़ के लिए और वहाँ मार्केट में सडनली कोई कंडीशन ऐसी आ गई जिससे हमारी मार्केट में वैल्यू कम हो गई, तो वो भी हमारे लिए लॉस है। गुड्स हमने मैन्युफैक्चर किया है सपोज करिए 10,000 रुपये का, ये हमारी कॉस्ट थी, लेकिन मार्केट में इसकी डिमांड नहीं है, इसको हमें 8,000 रुपये में सेल करना पड़ रहा है, तो ये हमारे लिए बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं लॉसेस। डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट एक इंसेंटिव होता है जो किसी भी सेल को प्रमोट करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे डिस्काउंट भी 2 तरीके का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एक बिजनेस टू बिजनेस दिया जाता है, जब एक ह्यूज नंबर ऑफ बल्क में कोई सामान खरीदा जाता है तो बिजनेस वाला एक दूसरे बिजनेस वाले को डिस्काउंट कर देता है, वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। और इसके लिए हम सिर्फ इफेक्ट दिखाते हैं, जनरल एंट्रीज नहीं करते हैं। इसके अलावा एट द टाइम ऑफ पेमेंट, अगर कोई पेमेंट ड्यू है और उसका पैसा आपको रिकवर करना है तो आप सामने वाली पार्टी को लालच देते हैं कि भैया हमारा पैसा दे दीजिए और बदले में आप हमसे कुछ डिस्काउंट ले लीजिए, 1% 2%, जो भी, वो डिपेंड करता है कि बंदा कैसा है। तो ये जो अमाउंट होता है वो आपका कैश डिस्काउंट कहलाता है। यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट की, तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है इज़ रिडक्शन ग्रांटेड बाय ए सप्लायर फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द बिजनेस कंसिडरेशन सच एज क्वांटिटी बॉट, ट्रेड प्रैक्टिसेस अदर दैन द प्रॉम्प्ट पेमेंट। तो यहाँ पे जो चीज़ें होंगी यानी ट्रेड डिस्काउंट बिजनेस टू बिजनेस होने वाले जो ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी जो परचेजिंग होती है एट द टाइम ऑफ बिजनेस, तो ये जो डिस्काउंट होगा वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। और इसके लिए एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल है, इफ़ 10 गोल्ड रिंग्स आर सोल्ड एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 ईच सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो यहाँ पे देखो 10 गोल्ड की रिंग है, इस समय तो गोल्ड की रिंग बहुत महंगी है, आप जानते ही होंगे। एक रिंग का प्राइस कितना है, 50,000 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 5 लाख रुपए। उसमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे, 50,000 का ट्रेड डिस्काउंट होगा, तो जो अमाउंट पेबल होगा एट द एज पर इनवाइस वो हो जाएगा 4,50,000। इसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पे कैश डिस्काउंट की बात करें तो यहीं पे समझ लीजिए कि ये जो 4,50,000 रुपये है, इस पे हमने क्रेडिट में सामान लिया, बंदे ने हमें ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। 1 महीने बाद वो बंदा बोलता है भैया अपना पेमेंट कर दीजिए। हमने बोला यार अभी पैसे नहीं है। बल्ला बोलता है कि भैया 1% का डिस्काउंट ले लो। तो अगर इस पर 1% का डिस्काउंट लगेगा तो 4,500 रुपीज़ आपके कम हो जाएंगे। तो जो बैलेंस बचेगा वही आपको पेमेंट करना है। तो ये जो अमाउंट हो गया यानी कैश के, जब आप किसी चीज़ के किसी ड्यू को पेमेंट में देते हैं तो उस पे बदले जो डिस्काउंट मिलता है वो आपका कैश डिस्काउंट कहलाता है। तो ये है कैश डिस्काउंट। कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट का मतलब होता है जब एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसी भी प्रोडक्ट को बनाती है तो उसमें लगने वाले जो खर्च होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्ट। तो यही हो जाती है कॉस्ट। वाउचर्स का मतलब होता है कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को जब हम अपने डॉक्यूमेंट में यानी प्रॉपर डॉक्यूमेंट में मेंटेन करते हैं वो हमारे लिए वाउचर्स की तरीके होते हैं। जैसे हमने कैश ट्रांजैक्शन को एक जगह रिकॉर्ड किया तो वो हमारे लिए कैश परचेजेस अगर कर रहे हैं तो कैश परचेज में करेंगे। कैश मेमो बनाएंगे यानी कोई पार्टी को हम बिल दे रहे हैं तो कैश मेमो हो जाएगा। अगर क्रेडिट में सामान खरीद रहे हैं तो क्रेडिट परचेज हो जाएगी। और परचेज इनवाइस अगर हम देते हैं वाउचर्स पे तो ये हमारे लिए परचेज इनवाइस वाउचर कहलाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से होता है वाउचर। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू का मतलब होता है कि जब हमारे बिजनेस को कुछ पैसे मिल जाते हैं, जैसे हमने कोई गुड्स सोल्ड की है उसके बदले जो पैसा मिला वो हमारे लिए रेवेन्यू हो गया। कमीशन अर्न हुआ है, इंटरेस्ट अर्न हुआ है, रॉयल्टी मिली है या डिविडेंड मिला हुआ है,
तो ये बिजनेस के लिए क्या हो जाता है, रेवेन्यू हो जाता है, और हमारे लिए रिसीप्ट होती है। और जर्नल एंट्री की बात करें तो रेवेन्यू अगर हमारे लिए इंक्रीज होता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू जिस चीज़ का रेवेन्यू रहता है वो आप जर्नल एंट्री कर देते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स जो आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा जिससे हमारा मोटिवेशन और बढ़े और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।